हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है एक प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको इंग्लिश होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो इसी प्रमेय को आज प्रूव करेंगे और ये जो प्रमेय है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम या फिर ऐसे भी जो भी एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। तो देखो, कोई सा भी थ्योरम जो होता है, थ्योरम मतलब प्रमेय जो होता है, उसका कुछ स्टेटमेंट होता है कि वो थ्योरम क्या कहता है और उसी का स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना होता है कि जो स्टेटमेंट कह रहा है, जो थ्योरम में लिखा हुआ है, वो कैसे प्रूव होकर के सही आ रहा है कि नहीं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। देखो, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है ये एनसीईआरटी में प्रमेय 6.1 है, इसलिए हम इसको प्रमेय 6.1 लिखे हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कह रहा है इसमें कि एक त्रिभुज से रिलेटेड है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। देखो, ए बी सी एक त्रिभुज बनाए हैं और प्रमेय जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक भुजा के समानांतर, तो हम कोई सा भी एक भुजा ले लेते हैं जो देख मतलब कि तीनों में से कोई, ए बी बी सी और ए सी तीनों में से कोई सा भी एक भुजा ले लेते हैं। तो हम अपने थोड़ा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये वाला भुजा लिए हैं, नीचे वाला बीसी। तो बीसी के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब बीसी के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे जो बाकी दो भुजा है ए बी और ए सी, इसको दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। तो हम इसको मान रहे हैं कि देखो, बीसी के समांतर एक रेखा खींचे हैं डीई, जो ए बी को डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एसी को ई पे। तो जो बाकी दो भुजा है इसको दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब देखो, तो इसको एक रेखा खींचा गया तो ये वाला भुजा दो भाग में विभाजित हो गया। तो जो विभाजित हुआ उसका अनुपात, तो विभाजित किस अनुपात में हुआ है, तो एक हुआ है एडी बाई डीबी और दूसरा भुजा जो हुआ है विभाजित एई बाई ईसी। कह रहा है कि ये दोनों का अनुपात इक्वल होगा, मतलब कि सेम अनुपात, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये था इसका स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का। और इस थ्योरम को अब हम प्रूव करेंगे कि हाँ, अगर कोई सा भी त्रिभुज में ऐसा हम कंस्ट्रक्शन करें, एक भुजा के समांतर कोई और रेखा खींचे, तो हम देखेंगे कि दोनों जो साइड है इक्वल अनुपात में विभाजित होता है कि नहीं। देखो, अनुपात एक ही अनुपात में, इसलिए इसको आधारभूत समानुपातिकता, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर इसको थेल्स मैथमेटिशियन ने दिए थे, तो इसलिए इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब इसको प्रूव करेंगे, उपपत्ति में देखेंगे। देखो, वही चीज है, एबीसी एक त्रिभुज है। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी, अन्य दो भुजा ए बी और ए सी बच गया, तो एक को डी और दूसरे को ई पे काटती है। जो आकृति दिया हुआ फिगर है 6.1 में दिया हुआ एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बाई डीबी, मतलब अनुपात, दोनों भुजा जो अनुपात में विभाजित हुआ है उसका अनुपात सेम है। तो एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये प्रूव करना है। हम इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब रचना करेंगे। क्या कर रहे हैं, बी को बी और ई, बी को ई से मिला रहे हैं, सी को डी से मिला रहे हैं। फिर डीएम परपेंडिकुलर, डीएम जो है परपेंडिकुलर या लंब इसी को बोलते हैं, डीएम को परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं एसी पे। देखो, तो डी से एम को हम लंब खींच रहे हैं एसी पे और ईएन लंब है एबी पे, तो ई से एन को हम एबी पे लंब खींच रहे हैं। अब देखो, तो एक चीज हमको ये देखना है कि कोई सा भी एक पॉइंट से, जैसे देखो एक लाइन है, इस लाइन पे कोई सा भी एक पॉइंट से एक ही लंब खींचा जा सकता है। एक पॉइंट से, पॉइंट हम देखो, अगर पॉइंट इससे चेंज करेंगे तो ये दूसरा लंब होगा, लेकिन अगर एक पॉइंट से एक ही लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो एक ही 90 डिग्री का इससे कोण बनेगा। तो इसको हम खींचते कैसे हैं, यहाँ पे कंपास और पेंसिल से, यहाँ पे कंपास को रखेंगे और पेंसिल से इस लाइन पे ड्रॉ करना है, तो इसको ऐसे
एक चाप ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इस पे कंपास को फिर से कंपास और पेंसिल को रख करके इसको आधा से अधिक भाग लेकर के ऊपर कट करेंगे और ये नीचे कट करेंगे। तो ये जो होगा इस तरह से ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण मतलब लंब हो गया। तो अब देख रहे हैं कि अगर एक पॉइंट ले रहे हैं तो एक ही लंब आएगा। इससे अगर कोई सा भी दूसरा लाइन जाएगा तो ये 90 डिग्री से बड़ा या छोटा होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से देखो तो ई से एक ही परपेंडिकुलर, ई एक पॉइंट हो गया, ई से एक लंब खींचे हैं ए बी पे जो एन है और डी से एक लंब खींचे हैं एसी पे जो एम है। तो इसका हम आगे यूज करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक पॉइंट से एक ही लंब खींचा जा सकता है एक लाइन पे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हम प्रूव कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए हम एरिया क्षेत्रफल का यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई तो हमको देखो तो कौन कौन सा त्रिभुज लेना है। तो एडी है, डीबी है। तो अब एडी में एडी किस में आएगा, कौन सा त्रिभुज में, तो एडीई में। तो हम एडीई को त्रिभुज लेंगे तो हम निकालते हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। एडीई का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ। अब देखो एडी लाना है तो बेस को हम जो आधार है एडी लेंगे, ए एडी हो गया। और जो ऊंचाई होगा, देखो कोई सा भी त्रिभुज अगर ए बी सी होता है तो इसमें आधार ऊंचाई कैसे लेते हैं, ए बी सी होता है। इस तरह से त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे हाफ। अगर इस साइड को लेंगे बीसी को आधार ले रहे हैं तो बाकी एक कौन सा पॉइंट बच गया, ए। तो ऊंचाई जो होगा ए से बीसी पे होगा, ये वाला ऊंचाई होगा, मतलब ए एम ऊंचाई लेंगे। जो बाकी जो बच गया वर्टेक्स या शीर्ष बोलते हैं त्रिभुज का शीर्ष, उससे जो बेस लिए हैं आधार लिए हैं उस पे जो हम लंब ड्रॉ किए हैं उसको ऊंचाई लेंगे। अगर सपोज करो कि ए बी को हम आधार लेते, ए बी को आधार लेते तो अब ऊंचाई कौन सा होता, कौन सा पॉइंट बच गया है, सी। तो सी से एक लंब ड्रॉ करते ए बी पे तो ये हो जाता सी एन। तो यहाँ पे ये सी एन लेते, मतलब कि जिसको आधार लेंगे उसके अपोजिट में जो बचेगा उससे लंब लेंगे ऊंचाई। तो देखो आधार अगर एडी को ले रहे हैं तो ऊंचाई कौन सा, अब एडी को आधार ले रहे हैं तो कौन सा पॉइंट बच गया, ई बच गया। और ई से हम देख रहे हैं कि एक लंब ड्रॉ है जो ई एन है। तो हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। देखो एक एडी लाना है, दूसरे साइड में ए लाना है, ए ई। तो अब इसमें भी एडी ट्रायंगल का लेंगे। देखो तो अब और त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखो दोनों त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल होगा, दोनों में आधार को हम अलग अलग लेंगे हाफ। अब एडी को लिए थे तो ईएन हो गया था, अब एई को लेंगे क्योंकि हमको एई लाना है। तो हाफ इंटू एई इंटू, अब एई के बाद क्या बच गया, डी बच गया। तो डी से जो ऊंचाई है डीएम हो जाएगा। तो हाफ इंटू एडी इंटू डी एम। अब देखो तो एडी आ गया, एई आ गया। अब हमको डीबी लाना है और ईसी लाना है। तो डीबी और ईसी लाने के लिए देखो, डीबी और ईसी लाने के लिए डीबी, और हमको दोनों का रेशियो चाहिए और रेशियो में सिर्फ एक ही साइड चाहिए। तो देखो हम ऐसा ट्रायंगल को, ऐसा त्रिभुज को लेंगे जिसमें कि ईएन आए और डीएम आए, क्योंकि हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो लेंगे तो ईएन और डीएम दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा वही बचेगा। तो देखो अब हम लेते हैं, इसलिए हम ये जो बी से ई को मिलाए हैं और सी से डी को मिलाए हैं। अब हम देखो तो त्रिभुज लेंगे डीबीई। अब त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको डीबी लाना है, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल डीबी लाना था तो हाफ, आधार को हम डीबी रखेंगे। और देखो फिर ई है, ई मतलब डीबीई, त्रिभुज डीबीई में अगर आधार को डीबी ले लिए तो ऊंचाई ई से लंब होगा। तो ई से हम देखो तो ई से अभी ही बताए हैं कि एक पॉइंट से एक ही लंब खींचा जा सकता है। तो ई से जो लंब होगा, डीबी जो है ए बी लाइन का ही हिस्सा है, ए बी का ही हिस्सा है। तो ए बी, ई से जो लंब खींचा जाएगा डीबी लाइन पे, या फिर इसी को आगे एक्सटेंड करके ए बी बन गया। तो ई से जो लंब खींचा जाएगा, जो ए बी पे लंब है वही डीबी पे लंब होगा, क्योंकि डीबी ए बी दोनों सेम लाइन पे है। तो ई से जो इसमें ईएन हो जाएगा। तो त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल हाफ इंटू डीबी इंटू ईएन। अब उसी तरह से देखो एडी आ गया, डीबी आ गया, एई आ गया, अब ईसी बच गया है। तो त्रिभुज ईसी को लाने के लिए देखो तो फिर उसी तरह से करेंगे ईसी, क्योंकि हमको ईएन ईएन तो कैंसिल हो गया, डीएम आना चाहिए।
तो डी से परपेंडिकुलर वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है डीईसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हाफ इंटू आधार हो जाएगा ईसी, और बच कौन सा पॉइंट गया डी, तो डी से जो लंब होगा तो डी से लंब डीएम हो जाएगा। फिर उसी तरह से ईसी पे लंब या फिर एसी पे लंब, दोनों एक ही लाइन है तो एक पॉइंट से एक ही लंब खींचा जा सकता है जो है डीएम। तो हाफ इंटू एसी हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम हो जाएगा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। तो यहां से हम लिख सकते हैं त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू ईसी अब आ गया तो कौन सा बच गया पॉइंट डी, तो डी से जो लंब है या ऊंचाई होगा डीएम होगा। अब देखो तो हमको एडी बाई डी भी लाना है, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई डीबीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल कितना लिखे, हाफ इंटू एडी इंटू ईएन बाई हाफ इंटू डीबी इंटू ईएन। तो देखो इससे कट गया ईएन, ईएन कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एडी बाई डी बी। उसी तरह से देखो तो एडी बाई डी बी आ गया। अब ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, एडीई का क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल ए वाला ए बाई ईसी लाना है और त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल तो एडी का क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ इंटू एई इंटू डीएम। अब दूसरा वाला बेस को लेकर के दूसरा वाला आधार से ले रहे हैं, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो यहां से भी देखो डीएम डीएम कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बच क्या गया एई बाई ईसी। अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, ये तो बटा किए तो आ गया। अब हमको प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, एडी बाई डी बी इक्वल टू एई बाई ईसी। तो अब एडी बाई डी बी इक्वल कैसे होगा, एई बाई ईसी के इक्वल कैसे होगा, तो देखो तो यहाँ पे तो एडी का क्षेत्रफल है, एडी का क्षेत्रफल है, अगर डीबी का क्षेत्रफल, तो ये दोनों तो बराबर ही होगा, ऊपर वाला तो बराबर हो गया एडी का क्षेत्रफल एडीबी का क्षेत्रफल। अब नीचे में देखो तो डीबीई का क्षेत्रफल अगर डीईसी का क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, डीबीई और डीईसी ये दोनों क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों एलएचएस जो हो जाएगा एक जैसा हो जाएगा। तो जब एलएचएस बराबर हो जाएगा तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो तो डीबीई कौन सा हो गया, डीबीई ये वाला डीबीई डीबीई ये वाला, और डीईसी कौन सा हो गया, तो देखो डीईसी ये वाला पार्ट हो गया, डीई इसी पे डीईसी ये वाला त्रिभुज हो गया। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करना है। तो देखो दोनों त्रिभुज जो है एक ही, दोनों त्रिभुज का जो आधार है वो डी है, एक ही आधार है कि नहीं, उल्टा साइड से देखें तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे स्थित है और एक आधार पे स्थित है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच भी स्थित है, डी और बीसी के बीच। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे चूंकि त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज डीईसी एक ही आधार डीई और समांतर समांतर रेखा कौन हो गया, तो डी पैरेलल था बीसी के, समांतर रेखा डी पैरेलल बीसी के बीच स्थित है। तो त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा, बराबर होगा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल से। देखो हमको यही प्रूव करना था कि जब दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया तो यहाँ पे डीईसी के जगह पे डीबीई का क्षेत्रफल लिख देंगे, तो 1 और 2 दोनों एक जैसा हो जाएगा एलएचएस। तो जब एलएचएस एक जैसा होगा तो आरएचएस भी इक्वल होगा डीईसी का क्षेत्रफल। अब देखो कैसे इक्वल होता है, एक आधार होता है, जैसे सपोज करो एक पैरेलल लाइन है, दो ट्रायंगल एक पैरेलल लाइन है, अब इसके बीच का हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, आधार सेम ही रहने देते हैं, एक हो गया ए बी सी
तो हम आधार सेम लिए हैं और यहाँ पे डी बीसी पैरेलल है एल एम के, एल एम दो पैरेलल लाइन है बीसी और एल एम। अब देखो तो एक ही आधार के बीच मतलब बीसी के बीच ही दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसमें भी आधार क्या हो गया है, बीसी हो गया है, बी सी डी दो त्रिभुज हो गया एबीसी और बीसीडी। दोनों में देख रहे हैं आधार एक ही है, तो एक में अगर ये परपेंडिकुलर एएम ड्रॉ किए तो दूसरा में परपेंडिकुलर डीएन हो गया। तो देखो तो एक का एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो हाफ इंटू बीसी इंटू एम लिखेंगे, और डीबीसी का क्षेत्रफल तो हाफ इंटू बीसी इंटू डीएन। देखो अब ये दोनों बराबर कैसे होगा, एक आधार से तो बराबर आ गया। अब एक जो ऊंचाई है ये दोनों का तो अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही पैरेलल लाइन है। तो हम हमेशा जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच जो दूरी होता है, दो समांतर रेखा के बीच दूरी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब बराबर होता है। तो चाहे एम हो गया या डीएम, दोनों समांतर रेखा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो एम डीएम दोनों दूरी बराबर होगा। तो इसलिए एम और डीएम बराबर हो गया, तो डीएम के जगह पे एम, डीएन के जगह पे एम भी लिख सकते हैं। देखो तो दोनों क्षेत्रफल बराबर आया कि नहीं, तो इसीलिए हम लिखे हैं कि त्रिभुज डीबी और डीईसी एक ही आधार डीई और समांतर रेखा डीई पैरेलल बीसी के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल इक्वल टू लिख सकते हैं त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। तो अब समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 2 से त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी के जगह पे, त्रिभुज डीईसी का जगह पे डीबीई लिख सकते हैं, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल इक्वल टू आ गया ए बाई ई सी। तो अब देखो तो इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, तो समीकरण 1 और 3 से देखो तो समीकरण 1 में क्या दिया है, एडीई का क्षेत्रफल बटा डीबीई का क्षेत्रफल इक्वल टू एडी बाई डीबी दिया है। वही समीकरण 3 में क्या आया है, एडीई का क्षेत्रफल बटा, देखो समीकरण 1 में था एडी बाई डीबी आया था, वही समीकरण 3 में जो आया है एडीई का क्षेत्रफल बटा डीबीई का क्षेत्रफल, ये भी आया है ए बाई ई सी। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से दोनों का एलएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर है मतलब आरएचएस भी बराबर होगा। तो एडी बाई डीबी इक्वल टू हो जाएगा ए बाई ई सी। और हमको यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल में, त्रिभुज में जो रेशियो हो रहा है, देखो एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था ना, थ्योरम जो प्रमेय था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय, तो यही था कि अगर दो पैरेलल कोई सभी त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन के समांतर कोई तीसरा रेखा खींचा जाए जो दोनों बचा हुआ भुजा है उसको अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो दोनों का जो डिवाइड, देखो रेशियो अलग अलग विभाजित हो जा रहा है, ए बी विभाजित हो जा रहा है और ए सी विभाजित हो रहा है, तो जो विभाजित हो रहा है उसका अनुपात एडी बाई डी बी इक्वल आना चाहिए ए बाई ई सी का। ये स्टेटमेंट था और इसको हम प्रूव करके भी देख लिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से हम इसको बता दिए हैं अच्छे से, अब आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा।